हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एसिड्स बेसेज एंड साल्ट्स पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। आज हम लोग पार्ट टू में बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एक बॉक्स में एसिड रेन के बारे में। क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ के सरफेस पे बहुत सारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, आप ऐसे देखिए, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप। इंडस्ट्री है, जैसे आपका रिफाइनरी हुआ। रिफाइनरी जानते हैं, जहाँ क्रूड ऑयल, जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, उसको रिफाइन करके हम लोग पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, केरोसिन ऑयल में बदलते हैं, उससे डिफरेंट फ्रैक्शन प्राप्त करते हैं। थर्मल पावर स्टेशन होगा, फर्टिलाइजर्स होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री है, रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। वहाँ से ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती हैं। ये कुछ नेचुरल सोर्सेज से भी निकलते हैं, ह्यूमन इनके एक्टिविटी से भी निकलते हैं। और ये सारे के सारे जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ पे ये कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट के साथ। और डिजॉल्व होकर के ये जब रेन के रूप में, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, रेन के रूप में जब अर्थ सरफेस पे आते हैं तो वो जो रेन वाटर होता है में एसिड मिला होता है, और वो ज़्यादा एसिडिक होता है, नॉर्मल से ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर उसकी मात्रा कम होगी तो वो टॉलरेबल होगा, तो हम लोग उसको एसिड रेन नहीं कहते हैं। अगर इफ द रेन वाटर इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल, देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो acid rain is very much harmful. So I will discuss it. First of all, we can see this definition of acid rain. The rain containing excess of acids called an acid rain. अभी मैं बताया कि जिस रेन वाटर में एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाए तो उसी हम एसिड रेन बोलते हैं। एंड दिस रेन वाटर बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते हैं हर एक इंडस्ट्री से निकलेगा, जहाँ भी कोल पेट्रोलियम जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऑटोमोबाइल से मतलब गाड़ियों के धुआं से निकलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड में बताया कि आपका जो है रिफाइनरी वगैरह से ज़्यादा निकलता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। ये सब रेन ड्रॉप्स में मिल करके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा कार्बोनिक एसिड, आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपका नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बना देता है। और फिर ये जो एसिड रेन है, इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दे कैन डैमेज द प्लांट्स, बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एनिमल्स etc. ये अगर रिवर में गिर जाएगा तो रिवर वाटर को रेन एसिडिक कर देगा, तो वहाँ का जो वाटर बॉडी जो है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, उसमें जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनको परेशानी होगी। अगर जैसे मॉन्यूमेंट कहते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक, जैसे ताजमहल है। ताजमहल आपका जानते हैं स्टूडेंट्स, ये आगरा में है, और वहाँ पे नज़दीक में ही मथुरा है जहाँ पे रॉयल रिफाइनरी है। और उस मथुरा रॉयल रिफाइनरी से ताजमहल को खतरा बना रहता है, क्यों एसिड रेन के कारण जो ताजमहल की जो ग्लोरी है, नेचुरल चमक है मार्बल का, वो ख़राब होने का डर है। तो इस तरह से हम लोग एसिड रेन के बारे में समझ लिए कि एसिड रेन क्या है, कैसे ये बंद होता है, और इससे क्या हानियाँ हैं। अब आप देखिए, इसके आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन जैसे हम लोग पढ़े एसिड और बेस। अब एसिड और बेस का, अगर एसिड और बेस को आपस में हम मिला दें
जैसे एक टेस्ट ट्यूब में मान लो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग बेस ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जिसका केमिकल फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH है। ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो वह एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देगा, कैंसिल कर देगा और कैसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर ये बना देगा साल्ट और वाटर। और ये जो रिएक्शन होगा उसमें हीट भी इवॉल्व होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हम इसको देखते हैं। आप में एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है NCERT में, उसको भी मैं भी बताऊंगा। पहले ये हम लोग एक बार समझ लें कि व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए बेस दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं आपस में तो वो दोनों के एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, मतलब एक सुटेबल, ऐसा नहीं कि एसिड बहुत ले लिया बेस थोड़ा दिया तो वो न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन बेस कम लिया है तो पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होगा, वो साल्ट बनेगा लेकिन वो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। लेकिन अगर दोनों सुटेबल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तब वो सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक होगा नॉर बेसिक होगा। वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साल्ट एंड वाटर। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर आपको डिफिनीशन पूछा है या पूछेगा NCERT में क्वेश्चन है व्हाट इज या एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यहाँ से लिखेंगे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस और इन दिस रिएक्शन salt and water are produced with the evolution of heat। अब जो साल्ट बनेगा ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है। कैसे होगा ये भी हम बताएंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जो साल्ट बनेगा वो होगा आपका एसिडिक। अगर आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जो साल्ट बनेगा वो होगा बेसिक। लेकिन अगर दोनों एक वीक एसिड हो और एक वीक बेस हो तो जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, बेस हो, जहाँ यहाँ पे अभी एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है और ये दोनों मिलके बनाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर H2O। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल साल्ट होगा बिकॉज the reaction between actually the sodium chloride is formed due to reaction between a strong acid and a strong base। अब जो एक्टिविटी है एक्चुअली उसमें एक इंडिकेटर का यूज हुआ है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर स्टूडेंट्स एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर चेंज नहीं करता है बट इट चेंजेस टू पिंक इन बेसिक मीडियम। तो उसमें NCERT में जो है उसमें आपको करना क्या है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें आप HCl ले लेंगे, एसिड ले लेंगे, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें आप फिनोल्फथालीन 2-3 ड्रॉप डालेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे कलर ऑफ द टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उसके कलर में कोई फर्क नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे कि एक दूसरे बीकर में आप रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और उसमें ड्रॉपर से धीरे धीरे आप टेस्ट ट्यूब का आधा ही फिल करेंगे तभी तो उसमें जगह होगा, और उसमें आप धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते रहेंगे। आप देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, बट वन टाइम इट कम्स व्हेन इट द कलर चेंजेस टू पिंक। जैसे ड्रॉप डलेगा वो पिंक हो जाएगा। तो पिंक होने के पहले तक, पिंक जहाँ हुआ था जिस ड्रॉप से वो पिंक हो गया था उस ड्रॉप से पहले तक का जो सॉल्यूशन बना होगा
वो कंप्लीट न्यूट्रल सॉल्यूशन बना होगा। और जैसे ही उसमें आपने नेक्स्ट ड्रॉप डाला, वो क्या डाला, बेस, सॉल्यूशन अब क्या हो जाएगा, बेसिक। पहले एसिडिक था, अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज होते 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 पूरा न्यूट्रल हो गया। तो एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज नहीं होता है, बट व्हेन इट बिकम्स बेसिक इट चेंजेस टू पिंक। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ठीक है, एक बार पिंक हो गया, अब आप क्या कीजिए कि उसी टेस्ट ट्यूब में अगर जगह है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा सोल्यूशन आप फेंक दीजिए और थोड़ा सा रख लीजिए, और उसमें आप पुनः एसिड वाले सोल्यूशन से उसमें ड्रॉप से डालिए एक ड्रॉप। तो आप उसको हिलाइए, मिक्स कीजिए, जैसे हिलाइए, शेक कीजिए धीरे धीरे जेंटली। आप देखेंगे कि वो जो कलर था पिंक वो फेड हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि वो फिर न्यूट्रल हो गया। तो ये एक्टिविटी से आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन है, और न्यूट्रलाइजेशन हमारे एवरीडे लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और उसको हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं इनडाइजेशन। ये इनडाइजेशन क्या है, जैसे कभी कभी हम लोग, आप जानते हो कि हमारे स्टोमक के वाल से HCl सिक्रीट होता है। तो कभी कभी हमारे स्टोमक के वाल से, एक्चुअली इस HCl का काम है हमारे बॉडी के स्टोमक के अंदर कि ये kills the bacteria and make the food medium acidic to act the other enzyme। दूसरे एंजाइम को एक्ट करने के लिए ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टोमक में एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और वो पुनः इनडाइजेशन क्रिएट कर देता है। तो ये जो इनडाइजेशन क्रिएट हो जाता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इससे कभी कभी द पर्सन इज फीलिंग पेन, उससे हमें दर्द होता है और इरिटेशन फील होता है स्टोमक में। तो उससे रिलीफ कर पाने के लिए, आराम पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एंटासिड यूज करते हैं। वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है, और ये जब हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, तो दिस न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द आवर स्टोमक एंड क्योर्स इनडाइजेशन। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब आप यूज करते हैं, जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो जब यूज करेगा, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जो एक्सेस एसिड का है हमारे स्टोमक में, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड द पर्सन बिकम्स क्यूर। उसी तरह से अगर आपके पास सपोज नहीं है, तो आप अनदर एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है NaCO3, वो भी एक बेसिक साल्ट है, और वो वीक बेस में आ जाएगा, और उसका उपयोग हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए। तो यहाँ हमने देखा स्टूडेंट्स की जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका उपयोग हमारे इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, ये आंट बाइट, चींटी डसती है, चींटी काट लेती है, जानते हैं। तो चींटी जैसे डसती है, काटती है, तो इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन विच कॉजेज बर्निंग पेन और बर्निंग सेंसेशन। जलन होने लगता है स्किन में, चींटी की डंक मारती है, आप अगर महसूस कभी किए होंगे। द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन्स एन एसिड। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि उस चींटी के डंक में, स्टिंग में, उसके द्वारा चींटी हमारे बॉडी में और स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, और उसी के कारण वो बर्निंग सेंसेशन होता है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए, हम लोग वहाँ पे जहाँ चींटी ने स्टिंग किया है, वहाँ पे माइल्ड बेस, मतलब वीक बेस, जैसे हमारे किचन में बेकिंग सोडा लोग रखते हैं घर में। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी हम लोग बताया था, उसका सॉल्यूशन बना के वहाँ लगा सकते हैं। या फिर कालामाइन सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका जिंक कार्बोनेट मिला होता है,
वो कालामाइन सॉल्यूशन हम लोग वहाँ यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका कभी कभी आप टूथ नहीं कुछ मिले तो टूथपेस्ट लगा दीजिए। टूथपेस्ट क्यों लगा दीजिए कि टूथपेस्ट भी में बेस होता है, वीक बेस होता है, टूथपेस्ट के अंदर भी रहता है, तो वो आपको आराम देगा। इसलिए देगा, टूथपेस्ट का काम क्या है, दांत साफ करने के लिए, लेकिन वहाँ पे आप लगा देंगे इमरजेंसी केस में, नहीं आपके पास है calamine solution या बेकिंग सोडा, in that case you can use even toothpaste because it also contains the weak base, तो वहाँ पे आपको आराम होगा। तो ये being a base, this baking soda solution और calamine solution neutralizes the acidic liquid inject by the ant and cancel its effect। तो इस तरह से आप देखें कि चींटी का जो स्टिंग है उसको भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब है सॉइल ट्रीटमेंट। आप जानते हैं कि सॉइल जो है ये नेचुरली भी एसिडिक या बेसिक होता है, और अगर वो एसिडिक है या बेसिक है ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसमें प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होगा। द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल एट ए प्लेस इज टू एसिडिक और टू बेसिक। टू एसिडिक मीन्स मोर देन द नॉर्मल, अगर वो होगा तो उसमें प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पे हम लोग, और कभी कभी एक्सेसिव जो केमिकल हम लोग आजकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और यील्ड पाने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, उससे भी हमारा सॉइल जो है एसिडिक होता जा रहा है। तो अगर हमारा सॉइल ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, टू एसिडिक, तो इसको हम लोग बेस से ट्रीट करते हैं। चूना जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बुझा चूना है जिसको हिंदी में बोलते हैं बकरा चूना, वो हम लोग किसी चीज़ में राख या कोई चीज़ में मिला के, मिट्टी में मिला के उसका छिड़काव हम लोग खेतों में कर सकते हैं, और फिर उसको जुताई करके मिला सकते हैं मिट्टी के अंदर। तो वो बेस क्या करेगा, जो एक्सेस एसिडिक है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और अगर सॉइल हमारा बेसिक हो गया है तो उसको हम क्या करते हैं कि फिर उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे मैन्योर या कंपोस्ट यूज करते हैं। और ये मैन्योर जो कंपोस्ट होता है, जो हम लोग डंग वगैरह से बनाते हैं, ये क्या करता है कि एसिड रिलीज करता है धीरे धीरे सॉइल के अंदर, और उससे क्या होता है कि सॉइल का जो बेसिक नेचर है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अगर एसिडिक है तो वहाँ पे हम लोग को स्लैक लाइम या क्विक लाइम यूज कर सकते हैं, और अगर बेसिक है तो वहाँ पे हम लोग कंपोस्ट यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सॉइल को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब एक और है आपका ये फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री वेस्ट जो है, जानते हैं, जो फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा या तो वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं या सॉइल में डंप कर देते हैं, तो उससे क्या होता है आप देखिए, द वेस्ट सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसी। बहुत सारे जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं वो में एसिड की मात्रा होती है। एंड इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर ये वाटर बॉडीज में जैसे रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में सीधे अगर हम छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगा, वाटर को एसिडिक कर देगा, और उसके अंदर जो भी आपका जलीय जीव है, एक्वेटिक लाइफ है, जैसे फिश हो या अदर ऑर्गेनिज्म, वो सब मर जाएंगे। इसलिए बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडी द फैक्ट्रिक वेस्ट आर न्यूट्रलाइज, उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, आवश्यक है, बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर बॉडी। तो गवर्नमेंट का ये रिजोल्यूशन है कि बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडी द फैक्ट्री वेस्ट शुड बी न्यूट्रलाइज। तो इस तरह से हमने देखा कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, आप इंडाइजेशन में, आंट स्टिंग को क्योर करने में, सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में, और इवन जो है फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने में हम लोग करते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और आप इसके क्वेश्चंस भी, आपका जो ये मैं जो बताया हूँ उससे आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ, और वो आप उसको बना लीजिए। और यहाँ जो आपका जो PDF आप देख रहे हैं वीडियो में, उससे भी आप बीच बीच में पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, और आप फेयर बना सकते हैं, और इससे आपका क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू।